नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा है, कि रिकवरी से कैसे बचें, लोन रिकवरी से कैसे बचें। आज हम आप लोगों को 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आप लोन रिकवरी से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका बिजनेस बंद हो गया है या फिर आपकी जॉब चली गई है और आप ये सोचते हैं कि अगले महीने से आपकी ईएमआई नहीं जाएगी और आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो आप लोग रिकवरी से कैसे बचेंगे, आज हम आपको लीगल 5 तरीके बताएंगे, जेन्युइन, जिससे कि आप सभी को बहुत ही लाभ होगा। और आप इन बातों को, अगर इन 5 स्टेप्स को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि हम लोन तो ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कभी कभी फेल हो जाती है। जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाती है और हमें दिक्कतें होती हैं। लोन तो हम बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जब हम पे करते हैं तो कुछ न कुछ जीवन में ऐसे चीज़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जिसकी वजह से लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने लगती है। और जब एक बार ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो आप सभी को पता है कि बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, ये लोग किस तरीके से रिकवरी करते हैं। रिकवरी के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, रिकवरी के नाम पे आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं। बात जब एनबीएफसी की आती है तो ये लोग बिना किसी भी नियम कानून को फॉलो किए ये लोग इस तरीके से हरासमेंट करते हैं। कभी कभी तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे रिकवरी से बचने के लिए लीगल तरीका क्या है, किस तरीके से हम रिकवरी से बच सकते हैं और क्या वो तरीका है, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि पॉइंट नंबर 1, आप लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। ये 5 तरीके जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके बेस्ट तरीके हैं। अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो लोन रिकवरी से आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला तरीका है लोन रीस्ट्रक्चर का। लोन रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि अगले महीने से आपकी ईएमआई नहीं जा पाएगी और अभी आपका अकाउंट एनपीए नहीं है, तो आप अपने बैंक को, एनबीएफसी को, जहाँ से भी आपने लोन लिया है उसका रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। यानी कि उसको अगले साल, यानी उसकी टेन्योर को बढ़ा सकते हैं, उसके पीरियड को बढ़ा सकते हैं। जब टेन्योर बढ़ता है तो आपकी ईएमआई कम हो जाती है। मान के चलिए कि आपकी जो 10,000 की ईएमआई जा रही थी, आपने उसमें रिस्ट्रक्चर ले लिया तो वो ईएमआई आपकी 5,000 हो जाएगी। तो इससे क्या है कि जो 10,000 की ईएमआई जा रही थी वो 5,000 की हो जाएगी, तो वो आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए, जो भी रेगुलर अकाउंट होते हैं बैंक उनको रिस्ट्रक्चर कर देती है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। दूसरा जो टॉपिक है, यानी दूसरा जो उपाय है, वो है लोन मोनेटोरियम का। अगर आपको लगता है कि अगले महीने से ईएमआई आप नहीं दे पाएंगे, आपकी सैलरी नहीं आएगी, या फिर आपको लगता है कि आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं या फिर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने लोन में मोनेटोरियम पीरियड को एक्टिवेट करा सकते हैं। मोनेटोरियम पीरियड 6 महीने से लेकर के बैंक आपको 2 साल तक दे सकता है। इसमें आपको ईएमआई गैप मिल जाती है, यानी कि 6 महीने से लेकर के 2 साल तक आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। और ये जो गैप ईएमआई की है वो आपके अगले पीरियड में जुड़ जाएगी। यानी जो 36 महीने की ईएमआई है, अगर 2 साल मिलता है तो फिर वो 38 महीने की हो जाएगी। तो 2 सालों में जो आपकी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, फिर आप अपनी ईएमआई को फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। ये भी उस कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में आपका लोन रिस्ट्रक्चर आता है। इसका मतलब ये है कि जिनका अकाउंट रेगुलर है उन्हीं को ये फैसिलिटीज़ मिल सकती है, लेकिन जिनका ऑलरेडी एनपीए चल रहा है तो उनको मोनेटोरियम नहीं मिलता है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो तीसरा उपाय है, अगर मान के चलिए किसी भी कारणवश आपका अकाउंट एनपीए हो गया,
या एनपीए नहीं भी हुआ, एक ईएमआई आपकी बाउंस हो गई, तो आपको जब भी बैंक की तरफ से रिमाइंडर नोटिस आए, रिकॉल नोटिस आए या फिर किसी प्रकार की कोई नोटिस आए या प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, तो आप उसका जवाब दे दीजिए। आप उनका जवाब दीजिए, कहिए कि सर हमें अगले महीने का टाइम दीजिए, हम दोनों महीने की ईएमआई एक साथ पे करके अकाउंट को रेगुलर कर लेंगे। तो अगर आप इसमें जवाब दे देते हैं तो बैंक आपकी रिकवरी नहीं करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ईएमआई बाउंस हो गई, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या नोटिस वगैरह आ रहे हैं, तो उनका जवाब नहीं देते हैं, वो उनको रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर एक बार आप रिप्लाई नहीं देते हैं रिटर्न में, अपनी समस्या नहीं बताते हैं उनको, तो फिर वो रिकवरी आपकी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, यानी वो गलत तरीके से रिकवरी करने लगते हैं। अगर एक ईएमआई बाउंस हुई है या 2 ईएमआई बाउंस हुई है लेकिन अकाउंट एनपीए नहीं है, तो रिकॉल नोटिस या फिर रिमाइंडर नोटिस आते हैं, तो आप उनका लिखित में जवाब दें, अपनी समस्या को बताएं और कहें कि सर हम अगले महीने जितनी भी ईएमआई हमारी बाउंस हुई है उसको हम पे करके अपना अकाउंट रेगुलर कर लेंगे। ये जो बातें आप कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर रिकवरी एजेंट का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है, बैंक रिकवरी नहीं करते हैं अमूमन। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो रिकवरी वो करेंगे। चौथा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी जानते हैं। देखिए, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और आप चाहते हैं कि रिकवरी से बचें, तो आप लोग ऐसी गलतियां न करें कि आपको अगर नोटिस आ रही है, बैंक के कॉल्स आ रहे हैं, तो आप चुपचाप बैठे रहें, इसको इग्नोर करते रहें और आप सोचेंगे कि बैंक ही हमें सेटलमेंट का ऑफ़र देगी। बैंक कभी भी सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं देती है। एनपीए जब हो जाता है अकाउंट और आपके पास पैसा नहीं है पूरा पैसा देने के लिए, तो आपको सेटलमेंट के लिए खुद से बैंक से बात करनी पड़ती है। आपको खुद ही सेटलमेंट के लिए आगे आना पड़ता है। अगर आप सेटलमेंट की बात कर लेते हैं तो रिकवरी इतनी हार्श नहीं होती है, रोज़ रोज़ आपके दरवाजे पे रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। लेकिन जब आप ये शब्द बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है और जब हमारे पास पैसा होगा तब हम देंगे, तो इसमें कोई भी निश्चित पीरियड आप नहीं बता रहे हैं, कोई निश्चित समय बैंक को आप नहीं बता रहे हैं या कोई निश्चित समय आप एनबीएफसी को नहीं बता रहे हैं। 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा कि 6 महीने लगेंगे, साल भर। अब जब आप कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताते हैं तो बैंक या फिर एनबीएफसी आपसे ज़बरदस्ती रिकवरी करती है, वो रोज़ आपके दरवाजे पे रिकवरी एजेंट भेजती है। तो सेटलमेंट की बात, अगर इंस्टॉलमेंट आपका बाउंस हो गया है, ईएमआई बाउंस हो गई है और अकाउंट एनपीए हो गया है, तो तुरंत आपको लिखित में बैंक को सूचना देना है, रिटर्न में देना है। आप उनको मेल कर सकते हैं या खुद जाकर के हाथों हाथ आवेदन दे सकते हैं या फिर आप उनको बाई पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन आप अगर रिटर्न में, लिखित में हाथों हाथ देते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से देते हैं तो ये बेहतर तरीका होता है और इसमें आपका सेटलमेंट बैंक कर लेती है। 5वां भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट नहीं है, लेकिन समय के अभाव में 5 ही हम लोग रखते हैं। अगर बैंक किसी भी तरीके से आपसे इल्लीगल रिकवरी करती है, गलत तरीके से रिकवरी एजेंट आपसे व्यवहार करते हैं या फिर वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर आप उनकी शिकायत लिखित में पुलिस से कर सकते हैं या फिर बैंक के उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं या फिर आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप इनकी कंप्लेंट करते हैं तो इल्लीगल रिकवरी आपके खिलाफ नहीं होगी। तो ये है 5 तरीके रिकवरी से बचने के लिए। रिकवरी का जो भी बचने का तरीका है, लीगल तरीका, ये 5 तरीके हैं। अगर इन 5 तरीकों में से किसी एक तरीके को भी आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके खिलाफ कोई भी रिकवरी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा या रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी लोन लिया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।